नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का ये सिलसिला। बात होगी आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में और 4 बड़ी खबरें जिनका विस्तार से जिन पर होगी चर्चा। तो पहली खबर, गुजरात में बीजेपी का वादा। गुजरात में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है गुजरात चुनाव के लिए। उसके बारे में बातें करेंगे कि किस तरह से चुनावी वादे किए गए हैं जनता के साथ। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी की आस्था पर बवाल। दरअसल राहुल गांधी ने आरती में हिस्सा लिया, ओमकारेश्वर मंदिर में उन्होंने आरती की और इसके बाद से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, संविधान दिवस पर सीजेआई ने जो बयान दिया है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कोलोजियम के बारे में भी बात करी, साथ ही उन्होंने वकीलों का जो अटायर है, जो गेटअप है, जो कपड़े हैं, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चौथी खबर इसरो से जुड़ी हुई, इसरो को मिली है नई उड़ान। तो चलिए शुरू करेंगे 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले शुरुआत पहली खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पार्टियां गुजरात की जनता से लोक लुभावन वादे कर रही हैं। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादे किए हैं। मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात के लिए बीजेपी ने क्या वादे किए हैं? बीजेपी ने कहा 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 1 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे। छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। कृषि के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बात की गई है कि कृषि के विकास पर काम किया जाएगा। सिंचाई नेटवर्क के लिए भी 25,000 करोड़ रुपए का वायदा किया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख के बीमे का वादा लोगों से किया गया है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क का निर्माण करने की बात कही गई है। गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा। 1000 एडिशनल मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये तमाम वादे हम आपको बता रहे हैं जो आज बीजेपी ने किए हैं गुजरात की जनता से। भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात भी कही गई है। तो आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 1 हफ्ते से भी कम समय अब रह गया है गुजरात में चुनाव के लिए। पहले चरण का जो मतदान होगा उससे पहले बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं गुजरात की जनता से, जिसमें रोजगार की बात की गई है, छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात कही गई है, किसानों की बात हुई है, सिंचाई की बात हुई है, सी फूड को लेकर कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। तमाम तरीके के वादे आज किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो एक बार आपको बताएं कि क्या कुछ वादे गुजरात के लिए बीजेपी ने किए हैं।
तो गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित होगा। 1000 एडिशनल मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी और भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात भी कही गई है। 5 साल में 20 लाख रोजगार और 5 साल में 1 लाख महिलाओं को रोजगार का वादा किया गया है। छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की भी बात कही गई है। कृषि के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए सिंचाई नेटवर्क के लिए दिए जाने का वादा किया है और 25,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख बीमा। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क का निर्माण, तमाम तरीके के वादे किए गए हैं। गौशालाओं को लेकर भी 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट की बात कही गई है। सियासत गरमाई हुई है और इस चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार ताल ठोकने में लगे हुए हैं। जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच बीजेपी ने भी अपने वादों की छड़ी लगा दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी जनता के से तमाम तरीके के वादे कर चुकी है। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें रोजगार की बात कही गई है, कृषि की बात हुई है, सी फूड के को लेकर बात हुई है, ब्लू इकोनॉमी जोन बनाने की बात की गई है, ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। तमाम तरीके के वादे किए गए हैं और सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस नजर आया वो नजर आया इकोनॉमी को लेकर, किस तरह से लोगों को मजबूत बनाना है और गुजरात को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है, किस तरह से लोगों को और ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। तमाम वो वादे नजर आए हैं। बीजेपी ने कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, 5 साल में 1 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे, ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला अपने आप में ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। और इस बीच देखा यह जा रहा था कि गुजरात के अगर चुनावों की बात करें, प्रचार की बात करें, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार ताल ठोकने में लगे हुए हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस कुछ धीमी नजर आ रही थी। हालांकि अब कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे 2 दिन के लिए। राहुल गांधी ने भी अपना कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करी। इसके अलावा कांग्रेस का यह कहना है कि हम 5 साल में हमने साइलेंट प्रचार किया है और हम बहुत आश्वस्त हैं अपने इस प्रचार को लेकर। जिस तरह से हम गुजरात में काम कर रहे हैं उस काम को लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने खुलकर खड़े हुए हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और इधर गुजरात में चुनाव है। दोनों चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। इस दौरान ओमकारेश्वर में राहुल गांधी ने मां नर्मदा की आरती की, जिसके बाद से उनकी तस्वीर को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर
तंज कस रही हैं, जिस पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस प्रवक्ता लावण्या बल्लाल ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री का राहुल गांधी के लिए जुनून और नफरत हास्यास्पद ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्मृति ईरानी की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से आगे निकलने की कोशिश में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी पर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरअसल इन्हीं तस्वीरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी यहाँ आरती कर रही हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दोनों पहुंचे थे। यहाँ पर आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पति और बच्चों के साथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची थी। और इसी बीच ओमकारेश्वर मंदिर में दोनों ने आरती करी। और आरती के दौरान दरअसल राहुल गांधी ने जो कपड़ा ओढ़ा हुआ था, जो गमछा ओढ़ा हुआ था, उस पर ओम लिखा था और वो उल्टा ओढ़ लिया था। इसी को लेकर बवाल जारी है, जो कि ट्विटर पर भी लगातार तूल पकड़े हुए है। इस फोटो को स्मृति ईरानी ने उल्टा कर ट्वीट किया और उस पर लिखा था कि अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। दरअसल जो ओम उल्टा दिख रहा था वो तस्वीर उल्टी करने से सीधा दिखने लगा। और इसी को लेकर शिवसेना के उद्धव गुट की नेता प्रियंका ने स्मृति ईरानी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बना रही हैं स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करके तंज कसा था। वो ट्विटर भी हम आपको देखिए, आप ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस तस्वीर को उल्टा करके पोस्ट किया स्मृति ईरानी ने, केंद्रीय मंत्री ने। और उसके बाद उस पर लिखा था कि अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओम उल्टा दिख रहा था गमछे में। अगर राहुल गांधी की तस्वीर को सीधा रखा जाए तो ओम उल्टा दिख रहा था, क्योंकि वो कपड़ा उल्टा ओढ़ लिया गया था। और इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस प्रवक्ता लावण्या बल्लाल ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री का राहुल गांधी के लिए जुनून और नफरत हास्यास्पद ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जब उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्मृति ईरानी की आलोचना की है। और उन्होंने लिखा कि आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी आगे निकलने की कोशिश में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी पर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। तो ओमकारेश्वर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका पहुंचे थे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी एफएम न्यूज पर। धन्यवाद नीतिशा जी। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या दरअसल है इस तस्वीर में? ऐसा क्या है, क्यों ये बवाल मचा हुआ है? देखिए नीतिशा जी, तस्वीर पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किस तरह से आया, किसने इसका यूज किया है, इस पर अब ज्यादा सफाई पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती देने के लिए। लेकिन कहीं राहुल गांधी जी, जो विवाद का मामला आता है, हमेशा स्वयं ये लोग स्टार्ट करते हैं, इनके ही लोग स्टार्ट करते हैं, उसको दोबारा फिर उसको फेंकने की कोशिश करते हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ती इस तरीके की कि धर्म को लेकर कोई ज्यादा इंगित किया जाए मामला। लेकिन कभी कभार इनको जब नॉलेज नहीं होती है, उसके अनुसार ये जो है इस तरीके की घटना घटते हैं। अगर धर्म में आस्था हो तो ईमानदारी से हो, कोई भी हो। राहुल जी को कोई विरोध थोड़ी है। कोई आप धर्म में आस्था रखने से पहले उसका विश्लेषण करें अच्छे से। तो फिर स्मृति ईरानी जी ने तस्वीर क्यों ट्वीट करी सर? क्यों उल्टी तस्वीर ट्वीट करी राहुल गांधी जी की? देखिए, अब ट्वीट का मामला ये है राहुल गांधी जी के। अब इस तरीके से ये लोग किस का क्या क्या करते हैं, इनके लोग भी आप जानते हैं खूब नीतिशा जी अच्छे से किस तरीके का किया। ट्वीट पर तो मैं ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता कि क्या किया, लेकिन कांग्रेस के पास भी एक बड़ा इस तरीके का जो है ना बड़ा चैनल है कि वो इन्हीं लोगों को चीजों को ढूंढते रहते हैं। उनकी यात्रा चल रही है, राहुल जी की यात्रा में ध्यान रखने, तस्वीरों पर ध्यान रखने की क्या जरूरत है? और क्यों ये इस तरीके की तस्वीरें, जब इनकी आस्था नहीं है ना खिंचवाएं, बचे। नहीं, तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई नहीं है, वो तो आरती कर रहे हैं। अब उस आरती में उन्होंने गमछा उल्टा ओढ़ा हुआ है, उसको लेकर लगातार बवाल तो बीजेपी ही मचा रही है ना सर? देखिए, गमछा अगर उन्होंने उल्टा ओढ़ा है तो गमछा को लेकर किसका ये है? बीजेपी कहाँ इस पर, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां होती है बीजेपी की, कोई ऐसी पार्टी की। सर, स्मृति ईरानी जी अगर तस्वीर ट्वीट कर रही हैं, उस पर कमेंट कर रही हैं, तो ये निजी टिप्पणी नहीं रह जाती सर। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं।
देखिए, अगर उन्होंने करा, उनको गमछा उल्टा ओढ़कर उन्होंने ये चीज की है तो वो गलत है। उस हिसाब से नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा धार्मिक जो भावनाएं हैं उनसे बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। सर, लोगों की कम, ऐसा लग रहा है आज के माहौल में तमाम पार्टियों की धार्मिक आस्थाएं ज्यादा आहत हो रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि बीजेपी नेता हैं। उनका कहना है कि ये जो तमाम टिप्पणी होती हैं ये निजी होती हैं और राहुल गांधी को भी ये ध्यान रखना चाहिए जब भी वो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं किसी की भावनाओं को आहत ना करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश आज बड़े गर्व के साथ अपना संविधान दिवस मना रहा है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसे बनाने में 2 साल से ज़्यादा का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तब से हम लगातार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर की तारीख पहले कानून दिवस के रूप में मनाई जाती थी। संविधान दिवस पर देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कमजोरों, दलितों और पिछड़ों को बराबरी में लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ कानून की नहीं बल्कि मानवीय संघर्ष और उत्थान की कथा को कहता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस होने के नाते मेरा दायित्व है कि हर भारतवासी के लिए न्याय को सुलभ बनाऊं। इससे पहले CJI चंद्रचूड़ ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कोलोजियम सिस्टम पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जज संविधान के सिपाही हैं। उन्होंने ड्रेस कोड में बदलाव की भी बात कही थी। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि संविधान दिवस पर उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल उन्होंने कोलोजियम के ऊपर कमेंट किया और साथ ही कोलोजियम के ऊपर हम आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू भी लगातार बयान दे रहे हैं। कानून मंत्री ने इसको एलियन कहा था, कोलोजियम सिस्टम को, इस शब्द को संविधान के लिए एलियन कहा था। चलिए एक बार आपको सुनवाते हैं कि CJI चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा। From the indigenous communities of India. Our constitution is a social contract entered into between those who were in power historically and those who were oppressed and sought to change the power hegemony and chose to govern themselves. Coincidentally, this year marks 75 years since our nation attained independence. India's liberation from colonial rule and the drafting of the Constitution were simultaneous projects. The prolonged struggle for independence culminated with the demise of the colonial reign and the birth of an independent nation governed by self-rule. However, the death of the colonial regime was not accompanied by a simultaneous birth of constitutional values that we hold on so dearly to. When India gained her independence, she was invested with social evils. As the first Prime Minister said on the eve of independence, the past clings on to us still in some measure. आपने किस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपना मत रखा है। अब देखिए एक बार आपको दर्शकों को समझा देते हैं कोलोजियम क्या होता है। दरअसल कोलोजियम सिस्टम हमारे देश में इस्तेमाल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। कोलोजियम के जरिए ही उनका जो ट्रांसफर है, नियुक्तियां हैं, वो सब कुछ तय की जाती हैं। हालांकि 1991 तक सरकार तय करती थी इस सब के बारे में, लेकिन उसके बाद से कोलोजियम सिस्टम बना दिया गया। कोलोजियम में अध्यक्षता करते हैं CJI, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 4 अन्य जजेस इस कोलोजियम में शामिल होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कोलोजियम है उसमें 5 जजेस शामिल रहते हैं, जिनमें से 4 सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे सीनियर जज होते हैं और अध्यक्षता करते हैं CJI।
यानी कि फिलहाल के कोलोजियम की बात करें तो CGI चंद्रचूड़। अब इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, बहस हो रही है। किरण रिजिजू जो कि हमारे कानून मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये शब्द कोलोजियम संविधान के लिए एलियन के समान है, ऐसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं था, इसको थोपा गया है। इसके अलावा जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने भी कोलोजियम को लेकर बयान दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो अधिवक्ता की यूनिफॉर्म है, जो उनके कपड़े हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, समझ में आता है कि हम एक कोलोजियम के तहत चलते हैं, लेकिन हमें बदलाव करने चाहिए, बदलाव हो सकते हैं चीज़ों में। उन्होंने ये तर्क दिया कि इस पूरी जो यूनिफॉर्म जजेस की बनाई गई है, जो अधिवक्ताओं की, माफ कीजिएगा, जो अधिवक्ताओं की यूनिफॉर्म है, वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेशनल भी लगे, यानी कि डिसिप्लिन्ड भी हो, लेकिन साथ ही जो दिक्कतें आती हैं लोगों को गर्मियों में, जो अधिवक्ता हैं उनको गर्मियों में काफ़ी उनका पहनावा दिक्कत करता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। हमें बदलावों के लिए हमेशा बाहें फैलाकर खड़े रहना चाहिए, बदलावों का स्वागत करना चाहिए। और चलिए अब रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने हाल ही में निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च करके इतिहास रचने के बाद ओशन सेट सीरीज के 3rd जनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस मिशन को सुबह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसका 25 घंटे का काउंटडाउन शुक्रवार सुबह 10:46 पर शुरू हुआ। मिशन का प्राथमिक पेलोड ओशन सेट सीरीज के 3rd जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 है। ओशन सेट 3 सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का अनुमान करने में भी सक्षम है, जिससे देश किसी भी चक्रवात के लिए पहले से ही तैयार रहे। इसी सीरीज के पहले उपग्रह ओशन सेट 1 को 26 मई 1999 को लॉन्च किया गया था। फिर ओशन सेट 2 को 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। एक और कीर्तिमान रच दिया है इसरो ने। एक और खुशखबरी है देश के लिए, किस तरह से लगातार हम अपने जो अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स हैं उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नई उड़ान इसे कही जा सकती है इसरो के लिए। इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में मिशन को लॉन्च किया था, और ये यकीन मानिए ये एक इतिहास रचने के समान था। ऐसा पहले कभी भारत में नहीं हुआ था। इसरो ने हाल ही में इतिहास रचा और उसके बाद अब ओशन सेट सीरीज के 3rd जनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट 3 के 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओशन सेट 1 1999 में लॉन्च हो चुका है, उसके बाद ओशन सेट 2 लॉन्च किया गया और अब ओशन सेट 3 को लॉन्च किया गया, जिसमें 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, सुबह ही इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसका काउंटडाउन 25 घंटे का था। शुक्रवार सुबह 10:46 पर यह काउंटडाउन शुरू हुआ था और प्राथमिक पेलोड ओशन सेट सीरीज के 3rd जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 है। ओशन सेट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी अर्थ के चारों ओर ये घूमते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर काटते हैं और समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए काम आते हैं। यानी कि समुद्र में किस तरह से मौसम बदल रहा है उसके बारे में, साथ ही जो हमारा वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा हमारी है, इन सब की स्टडी के लिए इन सैटेलाइट से मदद मिलती है। इसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से मौसम में बदलाव होगा उसके बारे में इससे जांच की जाती है। फायदा इससे देश को क्या होगा? देखिए, ओशन सेट 3 लॉन्च किया गया है, इससे फायदा ये मिलेगा कि किसी भी चक्रवात की स्थिति में पहले से ही देश सतर्क हो सकता है और हम जरूरी कदम उठा पाएंगे, यानी एक बड़ी तबाही से देश बच सकता है। ओशन सेट 1 को 26 मई 1999 में लॉन्च किया गया था। ओशन सेट 2 को 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था और ओशन सेट 3 आज 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है।
और बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।